मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की जानकारी दे रही हूँ। चौथी शताब्दी में स्थापित गुप्त साम्राज्य ने 250 वर्षों तक भारत के एक बड़े भूक्षेत्र को राजनीतिक एकता, सुदृढ़ शासन और आर्थिक तथा सांस्कृतिक वैभव प्रदान किया, परंतु उसके पश्चात वह नष्ट हो गया। विशाल गुप्त साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसका पतन एक क्रमिक घटना थी। इसके पृष्ठभूमि में कमजोर उत्तराधिकारी, राजदरबार में फूट, प्रांतपतियों की स्वतंत्रता, नए राजवंशों का उदय, आर्थिक कमजोरियां और विदेशी आक्रमण प्रमुख थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे। पहला, साम्राज्य की विशालता। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ था। यह साम्राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा तथा ब्रह्मपुत्र से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य पर यातायात के साधनों के अभाव के कारण कुशलतापूर्वक नियंत्रण बनाए रखना सरल कार्य नहीं था। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों के काल में दूरवर्ती प्रांतों के शासकों ने केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के प्रयास आरंभ कर दिए और अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। इस प्रकार साम्राज्य की विशालता इसके पतन का कारण बनी। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी। गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान था। स्कंदगुप्त के शासनकाल तक तो स्थिति संतोषजनक बनी रही, किंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो साम्राज्य की एकता को सुदृढ़ता से बनाए रख सकता। बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, नरसिंहगुप्त आदि सभी कमजोर शासक साबित हुए। उनमें ना तो बल पराक्रम था और ना ही सुयोग्य शासक के गुण थे। उनमें विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने तथा आंतरिक विद्रोह का दमन करने की शक्ति नहीं थी। परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन के शिथिल पड़ने पर साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। तीसरा, उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम का अभाव। गुप्त काल में उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम का अभाव था। समुद्रगुप्त के समय से ही ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर अन्य राजपुत्र को गद्दी पर बैठाने की जो प्रथा प्रारंभ हुई, उसने गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। उत्तराधिकार के नियम की अनिश्चितता के कारण गुप्त साम्राज्य में लगभग प्रत्येक शासक के समय में उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कलह हुआ। सिंहासन के लिए युद्ध होते रहे। उत्तराधिकार के लिए हुए युद्धों के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात लगा। गुप्त वंश के अनेक असंतुष्ट राजकुमार जैसे हरिगुप्त और प्रकाशादित्य ने हूण आक्रमणकारियों का साथ दिया। आंतरिक कलह के कारण गुप्तों की घटती प्रतिष्ठा का लाभ अधीनस्थ शासकों ने उठाया। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। चौथा, आर्थिक दुर्बलता। प्रारंभिक महान गुप्त सम्राटों के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यधिक उन्नत दशा में थी। राज्य को संपन्न था और जन सामान्य की आर्थिक दशा संतोषजनक थी, किंतु गुप्त सम्राटों द्वारा प्रशासन और सांस्कृतिक विकास पर इतनी अधिक राशि व्यय कर दी गई कि साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हो गया। भूदान प्रथा जो गुप्त काल में पहले से प्रचलित थी, उसके कारण बेगारी की प्रथा से किसानों की श्रम शक्ति में गिरावट आई। आर्थिक स्थिति ध्यान न देने के कारण निरंतर कमजोर होती गई थी। इस समय स्कंदगुप्त द्वारा मिश्रित स्वर्ण मुद्राओं के जारी किए जाने से स्पष्ट हो जाता है कि उसके समय से ही राजकोष में धन की कमी महसूस की जाने लगी थी। मुद्रा अर्थव्यवस्था के अभाव में व्यापार, नगर और उद्योग धंधे नहीं पनप सके। उत्तरकालीन सम्राट शिथिल होती अर्थव्यवस्था को संभालने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन स्वाभाविक ही था। पांचवा,
शासन व्यवस्था के दोष। गुप्तों के शासन व्यवस्था में भी समय के साथ साथ अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। प्रांतीय शासकों और सामंतों को विशेषाधिकार, राज कर्मचारियों के पद का आनुवांशिक होना शासन व्यवस्था के प्रमुख दोष थे। आनुवांशिक पद के कारण अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो जाते थे, जिसका राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में अग्रहार दान की प्रथा प्रचलित थी, जिसे एक बार देने के बाद कोई छीन नहीं सकता था। इससे राजकीय आय प्रभावित होती थी। छठा, सैनिक कारण। गुप्त काल शांति और समृद्धि का काल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद काफी समय तक सैनिकों को किसी महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। इससे गुप्त सैनिकों में वीरता का ह्रास होने लगा और वे आराम प्रिय बन गए। परिणाम स्वरूप उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों के काल में वे ना तो विदेशी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और न ही आंतरिक विद्रोहों का दमन कर सके। सातवां, सीमा सुरक्षा की उपेक्षा। गुप्त सम्राटों ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने न तो सतलुज पार करके उत्तर पश्चिमी प्रदेशों पर अधिकार स्थापित किया और न ही इस सीमा की ओर साम्राज्य की सुरक्षा के कोई विशेष प्रयास किए। यह उनके लिए घातक सिद्ध हुई। कालांतर में हूणों ने इसी सीमा से आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को पतन की गर्त में धकेल दिया। आठवां, विदेश नीति का परित्याग। परवर्ती गुप्त सम्राटों ने अपने पूर्वजों की विदेश नीति का परित्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ, समुद्रगुप्त ने विदेशी जाति के साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक, नाग और कदम्बों के साथ कूटनीतिज्ञ तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बाद के सम्राटों ने इस नीति का परित्याग कर दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्य लोगों से सहायता नहीं मिल पाई। नौवां, बौद्ध धर्म का प्रभाव। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे सभी योग्य सम्राट ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य जैसे उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों ने बौद्ध मत को अपना लिया। बौद्ध मत के प्रभाव में वे पूर्ण रूप से शांतिप्रिय बन गए और उन्होंने व्यवहारिक रूप में युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। इससे राज्य की सैनिक गतिविधियां शिथिल होने लगी, जिससे आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। गुप्त साम्राज्य के शासकों की बौद्ध धर्म के प्रभाव में अहिंसात्मक और दयालुता की नीति के कारण पतन असंभावी हो गया। 10वां, हूणों का आक्रमण। हूणों के आक्रमणों ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, परंतु उत्तरकालीन दुर्बल गुप्त सम्राट सफल प्रतिरोध नहीं कर सके। हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य के अस्थायित्व को धक्का लगा। 11वां, आंतरिक विद्रोह। गुप्तों के पतन में आंतरिक कलह भी उत्तरदायी रहे। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों की दुर्बलता तथा हूणों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप व्याप्त अराजकता ने देश के विभिन्न भागों में विद्रोह को प्रोत्साहन दिया। मालवा के यशोवर्मन ने गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने गुप्त साम्राज्य के अनेक भागों पर अधिकार करके उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उससे प्रोत्साहित होते हुए कन्नौज, सौराष्ट्र और बंगाल आदि में भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य विभाजित होकर पतन की ओर अग्रसर हो गया। इस प्रकार विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारणों से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।